यहाँ समास में सबसे पहला मैंने भेद लिया है अव्यय भाव समास। जैसा कि इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। आप ध्यान से देखेंगे तो अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे? अव्यय क्या होते हैं आपने देखा हुआ है, सीखा हुआ है। अव्यय का मतलब होता है, यानी कि अ, इसको अगर विग्रह करें तो अ प्लस व्यय। अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, है ना। तो यानी कि अ जिसका कोई खर्च ना हो, जिसमें कुछ खर्च ना हो, यानी कि जिस शब्द में कोई घटता बढ़ता नहीं है, ना तो कुछ, ना वो शब्द कम होता है ना बढ़ता है, किसी भी सिचुएशन में उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में वो मेन रूप में आया है। अब जैसे अव्यय शब्द है, अव्यय को हम किसी वाक्य में पिरोए, चाहे वो स्त्रीलिंग हो वाक्य, चाहे वो पुल्लिंग में हो, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे वो बहुवचन में हो, लेकिन अव्यय शब्द को हम चेंज नहीं कर सकते, वो इसी रूप में आएगा। समास में आप जानते हैं कि शब्दों को जोड़कर कुछ शब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है वो समास कहलाता है ना। अब जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं हम, आजीवन। आजीवन शब्द हमने ले लिया। आजीवन को हम अगर विग्रह करें तो हम क्या करेंगे? आ प्लस जीवन। ये तो इसका हो गया कि ये हमने इस तरह से, ये विग्रह नहीं हुआ अभी, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ कि आ का मतलब है कि ये उपसर्ग है और जीवन ये वो है, इसका मूल शब्द है। इस तरह से होगा जीवन भर। जीवन भर ये इसका विग्रह रूप होगा, यानी कि पूरे जीवन पर्यंत तक, जीवन भर हमने ये कार्य करते रहे। आजीवन मैंने ये कार्य नहीं किया, आजीवन मैंने ये कार्य किया, या आजीवन मैंने सेवा की। तो आजीवन शब्द में कोई फेर बदल नहीं आएगा, ये शब्द वैसा का वैसा ही लगेगा जैसा कि आया है। इसलिए जो शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है। और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसका जो पहला पद है उपसर्ग होता है, तो ऐसे में जहां पर उपसर्ग लगा होता है वो अव्यय भाव समास होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे दूसरा शब्द हमने ले लिया हाथों हाथ। अब हाथों हाथ शब्द में ही लग रहा है, इस शब्द को भी हम एज इट इज यूज करते हैं। एक तरह से मुहावरे में भी प्रयोग में लाया जाता है। हाथों हाथ ये कार्य हो गया, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ से, यानी सहायता लेते हुए, एक हाथ से दूसरे हाथ की सहायता लेते लेते ये कार्य हो गया। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ में। तो हाथों हाथ अगर शब्द लगता है, कहीं पर प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये एज इट इज लगता है। इसलिए यह भी अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। अब दूसरा इसका जो रूप है समास का वो है तत्पुरुष। हम ले लेते हैं तत्पुरुष, है ना। तत्पुरुष इस एक भेद, ये समास का एक ये भेद ऐसा है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और कारक चिन्ह आपको पता है 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 कारक यूज में लाए जाते हैं एक पहले कारक को छोड़कर। इनमें 6 कारक प्रयोग में लाए जाते हैं। 6 कारक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला यानी कर्ता कारक इसमें नहीं लगता, और सभी कारक के चिन्हों के अनुसार ही हम उसमें तत्पुरुष में उस कारक का नाम देकर इसको पहचानते हैं। वैसे एग्जाम में अगर आपके पास तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण आता है, कोई एग्जाम्पल आता है, तो आपने पहचानना है, पहचान लिया कि तत्पुरुष है, तो उसमें तत्पुरुष आपने लिख दिया तो आपको अंक पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कारक कौन सा लगा है। ये बात मुख्य है, क्योंकि आपने अपनी समझ के लिए उसका जो कारक भेद है वो जरूर देखना होता है, समझना होता है, क्योंकि इसमें कारक लगे होते हैं। जब हम इसको विग्रह करते हैं
तो कारक के चिन्ह सामने आते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण हमने ले लिया एक, कोई बोलो उदाहरण, जैसे जेब खर्च, शब्द हमने ले लिया जेब खर्च, ये एक शब्द है। इसको जब हम विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक आया है विग्रह के अनुसार। अब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जेब, जेब क्या कारक लगाएंगे, विग्रह करो, जेब का खर्च, नो, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, इसका जो विग्रह होगा वो के लिए इसमें आया है, जेब के लिए खर्च। तो जेब के लिए, अब आपको ये कारक के चिन्ह पता होने चाहिए। कारक के चिन्ह अगर आपको पता है तो के लिए जिसमें आया वो वाला कारक लगा देंगे, है ना। कारक जो है, जैसे अब गिन लो, कर्ता ने कर्म को करण से नहीं, संप्रदान तो संप्रदान के जो है अपादान से, तो यहाँ पे संप्रदान कौन सा आया, संप्रदान 4th नंबर पर आया। तो 4th नंबर, यानी कि अब हम इसको पहचानेंगे, के लिए को देखकर हमने पहचान लिया कि ये संप्रदान तत्पुरुष है ना। के लिए से हमने समझ लिया कि संप्रदान तत्पुरुष है। और अगर आपको के लिए समझ आ गया, फिर भी आपने सिर्फ तत्पुरुष लगा दिया, तो भी आपको ये राइट मिलेगा, क्योंकि ये सही है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कंफर्म हो इसके भेद के लिए तो इसको भेद लिख दो, वरना मत लिखो, तत्पुरुष लिख दोगे आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा। अब अगर हम कहें एक और उदाहरण देख लीजिए, तो संप्रदान का हो गया। अब जैसे एक और उदाहरण लिया हमने राजपुत्र, है ना, एक और उदाहरण हमने ले लिया राजपुत्र, टिश्यू पेपर उठाना। राजपुत्र को अगर हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास शब्द बनता है राजा का पुत्र। ठीक है, हमने शब्द लिया राजपुत्र। अब एक चीज और देख लो, इसमें एक मैजिक है, इसको पहचाने, इसको जोड़ेंगे। अगर हम हमारे पास विग्रह रूप आया हुआ है तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे। इसको विग्रह किया तो क्या बना, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, ये शब्द बना, ये विग्रह रूप है इसका। और अगर आपके पास राजा का पुत्र शब्द आया हुआ, प्रश्न ही यही आया हुआ है, और आपने इसके विग्रह को समग्र रूप में बदलना है। समग्र रूप क्या होगा, पहला जो शब्द है इसको ले लिया और ये ले लिया, और बीच का जो है इसको उड़ा दिया, तो बन गया हमारे पास राजपुत्र। एक ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी भी कोई भी शब्द दिया है उसके बीच के जो चिन्ह है उसको उड़ा के पहला और आखिरी शब्द को जोड़ दो, तो वो समास का आपका समग्र रूप बन गया। अब यहाँ इस तरह से का आया है, तो का चिन्ह हम देख लेते हैं कौन सा आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और छठा है संबंध। तो संबंध का चिन्ह होता है का के की, इसलिए इसका रूप बना संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, ये इसका भेद हो गया। और अगर आपको का चिन्ह मालूम है, का से पता तो चल गया कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये छठा है या सातवां, ये कारक का नाम नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ तत्पुरुष लिख दो। का चिन्ह आ रहा है, इससे ये पता चल गया कि ये कारक चिन्ह है, लेकिन कौन सा है ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अगर कंफर्म हो तो संबंध लिखो, वरना छोड़ दो, सिर्फ तत्पुरुष लिख दो, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसके जैसे ये विग्रह रूप दिया हुआ है, उसमें लिखा है राजा का पुत्र दे दिया, अब इसमें कौन सा तत्पुरुष है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब आपको बताना होगा कि ये संबंध तत्पुरुष है। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तब आपको बताना होगा कि संबंध तत्पुरुष है, इसलिए इसके
कारक चिन्हों सहित उनके नाम सहित आपने याद करके रखने हैं। अब ये समझ में आ गया कि तत्पुरुष छठा भी हो गया है ना, और संप्रदान का भी हमें समझ आ गया, चतुर्थी का भी। और अगर हम कहें पथ भ्रष्ट, एक शब्द हमने ले लिया, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का मतलब है पथ से भटका हुआ, है ना। तो इसको विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से भटका हुआ। अब से का मतलब है ये अलग होने का अर्थ बता रहा है ना। हमने जब कारक पढ़े थे हमने सीखा था कि करण में भी से चिन्ह होता है और अपादान में भी से चिन्ह होता है, लेकिन करण का जो से होता है वो के द्वारा यानी साधन के साथ चलने के लिए जब बात आती है तो करण से होता है, और जब अलग होकर चलने की बात आती है तब हम उसे अपादान वाला से बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है ना, अपादान अलग होने की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे अपादान, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, समझ आ गया। तो ये अपादान तत्पुरुष हो गया। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, कवि श्रेष्ठ। एक शब्द हमने लिया कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कवि में श्रेष्ठ या कवियों में श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बात हो रही है लेकिन कवियों में। अब में चिन्ह किसमें होता है? में चिन्ह जिसमें होता है, आप देखो संबंध तक हमने देख लिया काके की, उसके बाद अधिकरण में पे पर सातवां कारक जो है वो अधिकरण होता है। तो इसलिए हमने इसको पहले तो इसको विग्रह कर लो, कवियों में। 6 कारक होते हैं, 6 कारक इसमें लगते हैं, यूज होते हैं, लेकिन पहला कारक नहीं यूज होता, इसलिए 6। वैसे तो टोटल तो 7 हो गए ना, और संबोधन को मिलाकर 8 हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास में पहला यानी कर्ता कारक नहीं लगता, इसलिए 6 कारकों का प्रयोग होता है। और कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि ये कालिदास को माना जाता है कवियों में श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पे में चिन्ह आया हुआ है। में चिन्ह के कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष है। यहाँ पर हम कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चिन्हों के अनुसार हमने सीख लिया कि कारक चिन्ह और उनके नाम हमें आने चाहिए, और उनके अनुसार ही हम यहाँ पर उसका भेद लगा सकते हैं। में लगा है तो अधिकरण लग गया, से अलग होने का अर्थ लगा है तो अपादान हो गया, से किसी के द्वारा वाला लग गया तो करण कारक हो गया, को लग गया तो बन गया कर्म कारक। और को का भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वनगमन। एक शब्द लिया हमने वनगमन, लिख लो, नोट करते जाओ अपने पास। वनगमन शब्द हमने लिया, इसमें को चिन्ह छिपा हुआ है, इसको हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा वन को। गमन का मतलब जाना, वन को गमन यानी वन को जाना। यहाँ आप हिंदी में सरल अर्थ में लिख सकते हैं वन को जाना, है ना, वन को जाना। अब यहाँ पे को चिन्ह छिपा हुआ है। को चिन्ह हमें पता है कर्ता ने कर्म को का चिन्ह है को, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये कर्म कारक है। कर्म कारक है इसलिए कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास सारे उदाहरण देख लिए हमने, करण से का नहीं देखा है ना, तो करण से का भी देख लेते हैं क्या जाता है हमारा, तो है ना। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं,
जिसमें करण कारक का भी आ जाएगा। करण कारक का हमने उदाहरण लिया, जैसे शब्द लिया हमने तुलसीकृत। तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी की कृति, यानी कि उनकी रचना। अब इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा रची गई रचना, तुलसी द्वारा रचित, इस तरह से भी कर सकते हैं। रचित, कृत का मतलब रचना होती है ना, तुलसी द्वारा कृत कह दो या तुलसी द्वारा रचित कह दो, है। तो तुलसी द्वारा रचित हो गया, रचित कृत भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कृत ही लिख देती हूँ। तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रची गई। अब यहाँ द्वारा शब्द आया है, हमने देखा था कि करण से यानी के द्वारा आता है। के द्वारा जहाँ चिन्ह आता है वहां पर हम कह सकते हैं कि करण तत्पुरुष, यहां पर बन जाएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, ये इस तरह से हमारे ये तत्पुरुष समास होता है। पांचों भेद में एक तत्पुरुष समास आता है, ऐसा है जिसमें कारक के चिन्हों के अनुसार उसका नाम, कारक का नाम भी दिया जाता है। और अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कारक चिन्ह पहचान गए हैं और आपको ये पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास है और आपने तत्पुरुष का नाम लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी अपने समझ के अनुसार कि करण कारक है या कारक चिन्ह लगे हैं तो उनका क्या मतलब है, और चिन्ह के अनुसार कौन सा कारक है, कारक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंफर्म हो तब कारक का नाम लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो सिर्फ तत्पुरुष समास लिख दे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई ना। तो अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो इसका भेद है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको आपके पास और भी उदाहरण हैं तो आप लिखिए, उसका अभ्यास करें, और अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर भी जरूर दूंगी। लेकिन आप पूरा वीडियो देखें और समझ कर देखें और स्किप किए बगैर वीडियो देखें। अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं।